आज जो आप कहते हैं बलिया के कांड, ये आज की कांड नहीं है साहब, हजारों हजार साल से हमारे महिलाओं के साथ शोषित होते आ रहा है। माँ की सिंदूर मिट गई और कितने बच्चे की बाप की साया उठ गया कि इस बार अगर बटन दबाने से पहले अपनी बेटियों को देख लेना कि तुम्हारी बेटी घर में डरी तो नहीं है। जहाँ भाजपा की सरकार हुई है वहाँ किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या किया है। ये पुख्ता सबूत है। आम खाने के लिए बलात्कार होती है, कल पानी पीने के लिए बलात्कार होगा। उसे हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं मिला, अंत में ठेला पलाट करके लाश को घर पर सौंप दिया गया। हमें अभी भी शक है कि क्या वही हाथरस की बेटी, क्या मनीषा बेटी बहन की ही लाश थी कि किसी और की लाश थी। आज भी मुझे शक है कि वो लाश कहाँ है। इतने तगड़े से बटन दबाना इस बार कि मोदी सरकार की जो मन की बात है ना, उनकी बटन की करंट से उनकी मन की बात गले में ही अटक जाए। ये पागल बीजेपी जिसके पास सेंस नाम का चीज नहीं है, किस बात की बात कर रहा है। सेंस होता तो बिहार के युवाओं को आतंकवादी कहता। इस बार भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को नहीं इतनी करंट लगेगी ना कि उसकी जुबान उसके गुजराती भाई भी नहीं सुन पाएंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुशील जी, इंजीनियर सुशील मौजूद हैं। इंजीनियर जी, कैसा क्या देख पा रहे हैं पूरे बिहार की अगर बात करें तो चुनावी माहौल जो तैयार हुआ आज, चूंकि आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? देखिए सर, सबसे पहले माहौल जहाँ तक राजनीतिक सत्ता का है, आज कल आप देखते होंगे कि जो चुनाव लड़ेंगे उनसे ज्यादातर सक्रिय उनकी पत्नी लोग है। हाँ, क्योंकि कल के न्यूज़ पेपर में मैंने देखा था कि उनकी पत्नी कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के कंधे से कंधे मिलाकर हम अपने हस्बैंड को लोगों के बीच जाता हूँ और वोट की आग्रह करता हूँ। काशी महिला लोग आज जो बलिया कांड जो बारे में बता रहे हैं ना, इस पर भी कुछ बताते हो, अपने हस्बैंड से पूछते, ठीक है। और फिलहाल मैं इस पर बजघर में नहीं फटना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ, और हमारी बात होनी चाहिए, जीत हार चाहे जिस किसी का भी हो, हमारी बात यह होना चाहिए कि जिस तरीके से भारत सरकार ने हाल ही में, अभी तक तो वो जो हमारे किसान माँ बापों का जो दिमाग गर्म है ना, उबला हुआ है इनके कानून व्यवस्था से, उससे अभी ठंडा हुआ नहीं है। और आज मोदी जी आ रहे हैं फिर हमारे बिहार के कहने किसानों को कि फिर इस बार दोबारा सरकार दीजिए, एनडीए की दोबारा सरकार दीजिए। मैं किस मुद्दा को दूं? मेरे पिताजी किसान हैं, मैं एक छोटे से सीमांत किसान का बेटा हूँ, और किसान विरोधी जो बिल लाया गया, भारत सरकार कहती है कि किसान माताओं पिताओं आपको किस बात की कष्ट हो रही है। मैं तो आपके क्या कहता है उसको, क्या नाम उसका कहता है, एमएसपी का तो छुआ तक नहीं है। एमएसपी का जो है उसकी जो व्यवस्था है जैसी की तैसी उसी है। मैं कहता हूं कि यही तो दिक्कत है मोदी जी, क्या आप एमएसपी को नहीं छुपाते हैं? उसको सर्च कीजिए, उसको छेड़िए। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 60 के दशक में, आपको याद होगा कि 60 के दशक में इसी देश में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और उस समय की मौजूदा सरकार ने इस बात को समझ चुकी थी कि अब जो सरकार, देश में जो किसान है, अब नई फसल की ओर कभी नहीं झुकेगा जब तक कि उसकी फसल की सही दाम मिलने का कोई आश्वासन न मिले। लेकिन क्या कहते हैं, इस देश की विडंबना है कि सिर्फ आश्वासन ही कागजों पर ही मिल जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जो आज भारत सरकार जो कहती है एमएसपी में हम कोई व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, मुझे तकलीफ हो रही है कि वो छेड़छाड़ करे। काहे करे कि मैं एमएसपी की पहली सच्चाई बताता हूं कि उसकी सच्चाई क्या है। एमएसपी जो है हमारे देश में, हमारे देश के किसानों को फसलों की सही दाम नहीं दे पाती है। और दूसरी एमएसपी की दूसरी जो सच्चाई है, हमारे किसान को जो न्यूनतम जो दाम होनी चाहिए उनके ढंग से गिनती भी नहीं कर पाती है। ये मैं नहीं बोल पाता हूं कि गिनती क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से ठीक 15 साल पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग ने इस बात को सुझाव दिया था हमारे एमएसपी को, और इस बात को उसे फंडा भी बताया था, फार्मूला भी बताया गया था गिनती सही तरीके से काउंटिंग करने की। और उसने एक और सुझाव दिया था कि इस देश के किसानों की संपूर्ण लागत पर 50% की जोड़ करके, बचत की जोड़ करके एमएसपी तय होनी चाहिए। और जिस बार इस सरकार ने, मन की बात करने वाले जो कहते हैं हम किसानों का बेटा है, हम किसानों के लिए मरते हैं, इस किसानों के लिए क्या मरते हैं, इसे लागू करने के नाम पर मोदी सरकार ने डंडी मार दी। और इसी के साथ अब एक और बात कहना चाहूँगा, जब मोदी सरकार को जब लागू करनी चाहिए थी, इसमें क्या किया था, क्या सुझाव दिया था आयोग ने, उसे 50% की बचत जोड़ करके, इसे बचत क्या जोड़ेगी, आंशिक बचत के पैमाना बना करके इसे ढिढोरा बना के मार्केट में लाया गया। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हाथरस कांड में डीएम को किसने आदेश दिया, कैसे रात में 12 बजे लाश जला? किसान की मुद्दा को हम 2 मिनट में सॉल्व कर लें। और तीसरी सच्चाई भी आप जान लीजिए एमएसपी का क्या होता है। हमारे देश में एमएसपी अधिकतम किसान को, अधिकांश किसान को नहीं मिलती है। मैं नहीं कहता, 7 साल पहले आपको याद होगा शांता कुमार की रिपोर्ट आई थी, और उसने इस बात को
खोला था कि इस देश में मात्र 6% किसानों को एमएसपी का लाभ होता है। और हमारे किसानों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई बहनों शिक्षित लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि मात्र और मात्र किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, जिसमें सब्जी और फलों पर एमएसपी नहीं तय होती है। और हमारी सरकार कहती है कि हम तो किसानों के लिए हैं। आपको याद होगा कि 2015 में शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है कि किसको, एफसीआई को सिफारिश करती है कि सरकारी जो फसल है उसे खरीद बंद कर देनी चाहिए। और हमारी सरकार यही नहीं रुकती है, भारत के 2 राज्यों में जो किसान की राज माना जाता है, पंजाब और हरियाणा, उसे नोटिस भी कर चुकी है कि हमारे जो एफसीआई को जो सरकारी जो खदान जो खरीद है उसे कम कर दी जानी चाहिए। कम, बंद नहीं, कम। क्यों बोला कम कर देनी चाहिए? इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह है जो पिट्ठू सब जो है ना, जो कहता है ना पाखंडी बुद्धिजीवी, जो कहता है हमारी सरकार तो किसानों के लिए मरते हैं, वो किसानों के लिए मरते ना तो ये नहीं कहते कि फसल को कम कर दो, खरीद को कम कर दो। वो कहते जितना है उतना खरीदो, क्योंकि किसान के बच्चा उसी फसल से अगला किसान अगला फसल लगाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा पर खर्च करते हैं उसी फसल के पैसा से ना, तो खरीदते क्यों, कम क्यों करते हैं? जो आज सरकार कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो दाना देंगे, क्योंकि सरकार ये बात समझती है कि जहाँ सरकार मोर जो चराती है ना, वो रायसीना हिल में फसल नहीं उगाई जाती है, किसान अपने खेतों में, अपनी जमीनों में, अपने आंगन में फसल उगाई जाती है। इस बात को किसान समझती है। और यही नहीं, भारत सरकार कहती है कि मैं किसानों को इतना फ्रीडम दे दिया कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। कहीं तो बेच सकते हैं, ये तो ठीक है। क्या ये बात तय है कि आज आप कहीं भी बेचेंगे तो किसान अपनी फसल का दाम लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। और यही नहीं, एक लाइन और कहना चाहूँगा, आज भारत सरकार कहती है कि फसल ऐसी ही नहीं बिकी जाएगी, कम भी बिकेंगे, एक तो सीमित कर दिया, और उसमें भी कहती है आपको किसान की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बेचने के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कागजों को खारिज करवाना पड़ेगा, मतलब दरख्वास्त करना पड़ेगा। तीसरी बात कहती है गुणवत्ता की जांच करानी जाएगी। वाह वाह, इसी को कहते हैं हमारी बिहारी भाषा में घर में रोटी न बाहर कोर वाला धोती। मतलब अपना जो व्यवस्था देता है ना, शिक्षा व्यवस्था और हॉस्पिटल की व्यवस्था, कितना चकाचौंध है। जो कुत्तों पेशाब करता है तो एनएमसीएच में भर भर घुटना पानी लग जाता है। हाँ, आज हमारे किसान माँ बाप को कहते हैं गुणवत्ता फसल के चेक कराइए। यही और बिहार है ना कि बरसात के समय में, बाढ़ के समय में 73% जगह क्या पानी में ग्रसित तो इस कदर होता है कि 6 महीने तक फसल उगाई क्या जा सकती है। गुणवत्ता तो छोड़िए, अब गुणता भी नहीं होता है, वो किसान क्या गुणता फसल दिखाएगी? अगर इतना कर भी दे जाता है तो कहता है कि सीमित लेंगे। और मैं कहना चाहूँगा इस देश के किसान मजदूरों को, बेटाओं को, और किसान मजदूर के जितने भी बेटा है उनके, जो मेरा दोस्त लोग है, मेरा जो भाई है, जो मैं भी हूँ, और किसान माँ बाप को मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो बटन दबाएं ये सोच समझ के बताएं, क्योंकि हमारी देश की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, मन की बात करने वाला, ये कभी किसान के हित में काम नहीं कर सकता, ये छात्रों के हित में काम नहीं कर सकता। जैसे कि कल भाजपा के एक नेता ने बताया है कि जब हमारी सरकार नहीं, तेजस्वी की सरकार बनेगी तो आतंकवादियों को नौकरी मिलेगी। क्या हमारी राज्य के नेताओं ने, भाजपा की सरकार ने हमारे देश की, हमारे राज्य के बच्चों को आतंकवादी घोषित कर दिया? तो एक बात समझ लेना इस सरकार कि जिस कदर आज यही बिहार है कि बिहार की बेटी अपने बाप को मजबूरी में अपनी साइकिल पर लेकर के आया बाहर से, दूसरे मजबूर से। ये बेटी अपनी बदला लेगी तुमसे। और दूसरी बात सुन ले, यही ऐसा राज है जहां बच्चा आज नहीं, हजारों हजार साल से जो शोषित होता आ रही है बेटी महिलाएं। आज यही दरभंगा है ना जहां आम खाने के लिए, एक आम के लिए बेटी के साथ बलात्कार किया गया। यही जमुई है ना जहां रालोसपा की पार्टी आज चिराग पासवान कहती है जब मुख्यमंत्री की दावेदारी है। आज यही सवाल देना चाहिए उसे जवाब। 6 साल की बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और आज भी हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। आज जो आप कहते हैं बलिया के कांड, ये आज की कांड नहीं है साहब, हजारों हजार साल से हमारी महिलाओं के साथ शोषित होते आ रहा है। आत्महत्या करने की क्या कहते हैं उत्सुकता बनाना, दहेज प्रथा को लेकर के, रेप बलात्कार करने के लेकर के, मैं इस बात से घृणित हूं। क्या आज यही राज है ना? ये एक रोटी, एक बूंद पानी के लिए ट्रेन की सवारी नहीं होने की वजह से पैदल आना पड़ा। कितनी माँ की सिंदूर मिट गई और कितने बच्चे की बाप की साया उठ गया। इसी राज के लोगों को आज वो राज देख रहा है। आज हमारा बच्चा, आज विधायक साहब का कोरोना है तो मंत्री बनने के लिए उनकी सत्ता हमेशा एक पेमेंट आने के लिए, राजनीति का, लोकतंत्र का वोट होगा, परीक्षा होगा। लेकिन हमारा टीईटी एग्जाम पास, हमारा रेलवे का जो वैकेंसी 3 साल पहले लिया, 1200 करोड़ रुपया के उसका फॉर्म भराया गया, लेकिन आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। वो बच्चा कहाँ जाएगा? 2-2 साल से 3-3 साल से इंतजार कर रहा है, वो बच्चा कहाँ जाएगा? इस बात के फैसला लेगा। और मैं कहना चाहूँगा अपने राज्य के छात्रों से, दोस्तों से, किसान माता पिताओं से कि आज अगर आप अब की बार
ये बात ध्यान रख चलना कि इस बार अगर बटन दबाने से पहले अपनी बेटियों को देख लेना कि तुम्हारी बेटी घर में डरी तो नहीं है। आप अपने ये बात देख लेना कि क्या अगले बार आपके राज्य में जो बाढ़ आएगी क्या आपकी संपत्ति तहस नहस तो नहीं हो जाती है। आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चों जो जगह बेजगह किस तरह की घर में रोड पर पोछा लगा के हो, दुकानों में पोछा लगा के हो, पंपलेट बांट के हो, किसी तरीके से जब पढ़ाई करती है उनके बच्चों को क्यों नहीं समय पर नौकरी मिल जाती है। इस बात पर बच्चों को भी ध्यान देना होगा और हमें यह बात की भी ध्यान देना होगा कि मेरे दोस्त ये तय रख लो अपने दिमाग में कि कभी भी ये सरकार तुम्हें सिर्फ धर्म जाति पर नफरत करवाएगा लेकिन कभी नहीं करेगा। आज देख लो जहां जहां भाजपा की सरकार हुई है वहां वहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या किया है। ये पुख्ता सबूत है। महाराष्ट्र के ले लो ना, इससे पहले फडणवीस की सरकार, इससे पुख्ता सबूत है कि आज देख लो यूपी की क्या हालात है और बिहार के भी हालात देख लो ना भाई साहब। क्या क्या आज आम खाने के लिए बलात्कार होती है, कल पानी पीने के लिए बलात्कार होगा। आज किसान रोड पर मजबूर है नहाने की पड़ा। आज हमारे यहाँ उद्योग धंधा नहीं है तभी ना हमारा किसान मजदूर दूसरी जगह जाता है। एक सवाल, हाथरस में जिस तरीके से डीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बलिया के जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह है, अब उस पर सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है इसने आरोपी को छुपाने का काम किया। क्या इस बात से आप जी इस बात से जो देखिए सबसे पहली बात है ना, हमारे सरकार को महिलाओं के प्रति किसी भी तरीके की संवेदना है ही नहीं। अगर इस संवेदना होती तो हमारी बेटी को जब 8 दिन तक हालात बिगड़ रही थी, जब वो बयान देने के लायक में नहीं थी, उसे एम्स क्यों नहीं ले जाया गया। सबसे बड़ी बात है उसे क्यों ले गया। और वही नहीं, हाथरस में ही एक उसी के बगल बलरामपुर में जब हुआ उसे जिस हॉस्पिटल में ले गया गया वो बच्ची के साथ कैसे हुआ। मोदी सरकार कहते हमने शौचालय दे दिया। अगर शौचालय होती तो उस बलरामपुर के बेटी के साथ ये कांड नहीं होती। उसे हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं मिला, अंत में ठेला पलाट करके लाश को घर पर सौंप दिया गया। और ये अगर इसमें किसी मंत्री नेताओं की साजिश नहीं है तो इसे बचाने की कोशिश क्यों की गई। और उसके माँ बाप को बिना सपुर्द किए हुए किस अधिकार से हमारी प्रशासन उस लाश को जला दिया गया। हमें अभी भी शक है कि क्या वही हाथरस की बेटी, क्या मनीषा बेटी बहन की ही लाश थी कि किसी और की लाश थी। आज भी मुझे शक है कि वो लाश कहाँ है। ठीक है, इस लाश कहाँ है और इसमें प्रशासन किसके कहने पर ये बात की कल्पना की थी। आपको इस बात का शंका है कि वो मनीषा का शव नहीं था ना? सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं कि सच में मुझे जानना चाहिए, मेरा हक है कि क्या वो मनीषा बहन की लाश थी कि नहीं थी। अभी भी मुझे शक है। क्यों उसे चुरा करके किया गया? क्या वो इतना गिरा हुआ था? क्या इस सरकार को सामने महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है? नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं अपने राज्य के लोगों को कह रहा हूं कि मौका है दोस्त, संभल के चलना और इस कदर अपनी बटन दबाना ना, इतने तगड़े से बटन दबाना इस बार कि मोदी सरकार की जो मन की बात है ना, उनकी बटन की करंट से उनकी मन की बात गले में ही अटक जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है, नीतीश कुमार को चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत है तो एक विधानसभा से नालंदा से नॉमिनेशन करा ले, हम भी उनके खिलाफ लड़ाएंगे। सबसे बड़ी बात तो इस बात बोल के नीतीश कुमार अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। क्या इस राज्य में कितने विधानसभा है नीतीश बाबू को पता नहीं है? उसको नालंदा ही क्यों याद आ रहा है बार बार? इस बात को सोचना चाहिए। अगर इस देश के किसान का बेटा हूं, मैं कहता हूं कि मेरे शोषण विधानसभा से नीतीश कुमार की अगर ताकत है ताकि लड़के दिखाए। नालंदा क्यों? नालंदा ही एक जगह है क्या? और नालंदा की बात करते साहब, यही है भारत के पुराना विश्वविद्यालय नालंदा की, कि आज भी उसी नालंदा विश्वविद्यालय में टोटी में पानी तक नहीं है। किसकी बात ही करती है? किस बात की कह रहे हैं नालंदा से आओ चुनाव लड़ने के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय के जो हालात है ना, वो हालात जाके देखे। अभी भी कि उसमें पीरियडिकल्स नहीं है, लाइब्रेरी के जर्जर हालात है वहाँ पे। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी। मोदी सरकार, ये प्रोपेगेंडा है भाजपा की, प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं ना कि नए कैटेगरी के मैं थूक परा दूंगा। सामने वाला को लगता है क्या पगला है यार, थूक परा ही देगा। यही है पागल बीजेपी, जिसके पास सेंस नाम का चीज नहीं है। किस बात की बात कर रहा है? सेंस होता तो बिहार के युवाओं को आतंकवादी कहता। सेंस होता इसके बिहार के युवाओं को आतंकवादी कहता, छात्रों को जो कुकर में खिचड़ी चोखा खा करके 4 साल 5 साल 10 साल तक 30 साल की उम्र तक नौकरी के इंतजार में करता है। इस बार भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को नहीं इतनी करंट लगेगी ना कि उसकी जुबान उसके गुजराती भाई भी नहीं सुन पाएगी। हाँ, अमित शाह भी इस बात का दावा कर रहे हैं। अमित शाह तो एक अलग चीज है। अमित शाह इस बात के लिए दावा करती है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि क्या इस देश के किसान, बिहार के किसानों को अगर कोरोना पकड़ लेगा तो क्या इतने भाग्यशाली हैं इस बिहार के किसान जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाएगा और दिल्ली के एम्स का डॉक्टर उसे इलाज करेगा? ये कभी संभव नहीं हो सकता है। भाजपा की प्रोपेगेंडा है, कभी नहीं हो सकता। आप इतने खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? उनके भाजपा के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि वो एक ही बात कर सकता है, धर्म धर्म धर्म।
जाति जाति जाति, क्योंकि वो जाति के आधार पर काम करना चाहता है। और जाति जैसे हजारों हजार साल से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जाति और लिंग के आधार पर हमें शोषण हो रही है। ये शोषण करेगा। मुझे इसलिए गुस्सा है उस पर कि हमें न शिक्षा दी जाती है। हमारी माँ बहनों के लिए अगर रोजगार होती हमारे बिहार में, तो ये काम हमारे बिहार के बच्चों, माताओं पिताओं बिहार से बाहर हो करके नहीं जाते, ताकि आज प्रवासी शब्द का नाम नहीं जुड़ता। आज योगी जी की बात कहते हैं, आज हाथरस की बात कहते हैं। योगी जी को तो कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, आज मुखर होकर आना चाहिए सबसे पहले कि योगी जी यूपी के एक गार्जियन है। अब पहली बात, उसे सार्वजनिक तौर पर आना चाहिए, उसे पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन हम युवाओं को ये बात पता है कि ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, जातीय के नाम पर काम करते हैं। और हमें बिहार के युवा जानता है कि हम शोषित वर्ग है। बिहार के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, महिला हैं, वो सब शोषित वर्ग है। और शोषित वर्ग ये बात जानता है कि भाजपा के घर में उसे कोई इज्जत नहीं मिलेगी।